कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सुखी, स्वस्थ और समृद्ध होंगे। मैं अभिजीत कुमार एक बार फिर से एक नया टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और आज का हमारा टॉपिक है जिसका हेडलाइन है कि क्या पीओके को भारत में लेने की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी जी के मनोमस्तिष्क में चल रही है और भारत पीओके को, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कैसे अपने साथ मिला सकता है, इस बारे में हम आज पर्याप्त चर्चा करेंगे कि क्या क्या वो रास्ते हो सकते हैं। डिप्लोमेटिक रास्ता क्या हो सकता है, मिलिट्री रास्ता क्या हो सकता है और कौन सा रास्ता बेहतर होगा जिससे हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे और पीओके को हम अपने साथ शामिल करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो है वो मतलब पीओके की बारी है और मोदी जी की अपनी तैयारी है। तो ये कैसे उनकी तैयारी है, उस तैयारी पे हम लोग बातचीत करेंगे। और वो बातचीत करने से पहले थोड़ा मैं आपसे ये बात कर लूं कि मैं ये टॉपिक आज आपके सामने लेकर के क्यों आया। आप देख रहे हैं कि विश्व में एक प्रकार की स्थिति चल रही है जहां पे सभी लोग अपनी संप्रभुता को, अपनी सॉवरेनिटी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जब पूरा विश्व अपने आप को सुरक्षित करने में लगा हुआ है तो फिर भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता, या भारत इतना विलंब क्यों कर रहा है, ये मुद्दा है। अब आप देखिए कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति में कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था उसका पर्पस क्या था। रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा था उसमें पर्पस यही था कि यूक्रेन जो था वो नाटो में जा रहा था, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा था, जो कि यूरोपियन देशों का और कुछ और पश्चिमी देशों का समूह है जिसमें 30 देश शामिल हैं। और उनकी एक ट्रीटी है कि अगर उन पे कोई एक देश हमला करता है तो वो 30 मिल करके दूसरे पे हमला करेंगे। यूक्रेन रशिया से सटा हुआ देश है और यूक्रेन नाटो में जा रहा था। तो रशिया को इस बात का डर था कि अगर यूक्रेन नाटो में चला जाता है तो अमेरिका की जो सेना है, वो नाटो में हेड है, वो यूक्रेन में आएगी और यूक्रेन में आने के साथ साथ वो क्या होगा, रशिया से वो क्लोज हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं रशिया की इंटीग्रिटी के लिए खतरा है और रशिया को इससे प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी मुद्दे को लेकर के आज विश्व में ये युद्ध भी चल रहा है और पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं दो खेमों में बटा हुआ दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि चाइना जो है वो लगातार ताइवान पे कब्जा करने की तैयारी में है और वो ताइवान को ऑक्युपाइड करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि ताइवान को ऑक्युपाइड करना अनैतिक है, सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो जब वो इस प्रकार से चीजों को कर रहा है, रशिया वहां पर यूक्रेन के साथ लड़ रहा है अपनी इंटीग्रिटी के लिए, तो फिर भारत जो है वो बरसों से अपना जमीन जो कि पाकिस्तान ने पकड़ के रखा हुआ है, जो कि हमारा अपना हिस्सा है, जम्मू कश्मीर। तो अगर जम्मू कश्मीर को हम समझने का प्रयास करें तो सामान्य तौर पे जो है सो जम्मू कश्मीर का जो है सो इस प्रकार का जो इलाका है, तो इसमें से ये वाला जो इलाका है ना, ये पूरा एक हिस्सा जो है, आधा हिस्सा लगभग हमारा, ये कहां पे है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब सोचिए कि इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर को कब्जा कर लिया। ठीक है, और ये कब्जा 1948 में ही हो गया था, 1948 में ही हो गया था। ठीक है, और तब से लेकर के आज तक हम इसको छुड़ा नहीं पाए हैं। तो क्या हमें इसे छुड़ाना नहीं चाहिए, क्या हमें इसे छुड़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अब पाकिस्तान तो एक प्रॉब्लम है ही, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान अपना मिलिट्री रखे हुए है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे पाकिस्तान ने चाइना को भी जगह दे रखा है। तो हमें तो जितना पाकिस्तान से नहीं दिक्कत है उतना चाइना से है, क्योंकि चाइना भी हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा भी यह नैतिक जिम्मेवारी बनता है और एक सशक्त राष्ट्र के तौर पे हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम पीओके को अपने साथ शामिल कराएं और अपनी सीमा को अखंड और निष्कंटक बना दे कि किसी प्रकार का कोई आक्रमण अगर हमारे ऊपर कोई करे या किसी प्रकार की कोई तैयारी करे तो हम वहां तक अपनी मिलिट्री रख सके जहां से कि कोई दुश्मन हमारे पास सीधे तौर पे हमसे जुड़ ना सके।
तो इसलिए हमें पीओके को कब्जा कर लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज ये टॉपिक आपके साथ लेके आया हूं कि जब पूरा विश्व अपनी अखंडता के बारे में सोच रहा है, अपने क्षेत्र को ऑक्युपाइड कर रहा है, तो फिर हम अपना क्षेत्र क्यों किसी के सामने छोड़ दे, क्यों किसी के पास छोड़ दे जो कि हम अभी तक छोड़े हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड कहानी आपको लेकर के चलता हूं, फिर इस मुद्दे पे लेकर के आता हूं कि यह समस्या उत्पन्न कहां से हुई। तो समस्या कैसे उत्पन्न हुई मैं आपको बताता हूं कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, तो उस हमारा देश का विभाजन भी हो चुका था, अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, और अंग्रेजों ने हमारे देश का विभाजन कर दिया। तो 14 अगस्त 1947 को एक राष्ट्र स्वतंत्र हुआ जिसका नाम था पाकिस्तान, और 15 अगस्त 1947 को एक राष्ट्र स्वतंत्र हुआ जिसका नाम था हिंदुस्तान, भारत, यानी कि हमारा देश जिसमें हम रहते हैं। तो हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को और एक देश आजाद हुआ 14 अगस्त को। ठीक है, अब स्थिति ऐसी बनी कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश में लगभग 565 देसी रियासतें थी। कितनी थी? 565, 565 प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, देसी रियासत। ये मैं अब केवल उस अपना देश भारत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब पाकिस्तान नहीं बटा था तब की स्थिति में बता रहा हूं कि उस समय पूरा भारत में 565 देसी रियासतें थी। ठीक है, अब जो 565 देसी रियासतें थी तो इसमें छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो हम जब 47 में आजाद हुए मित्रों, तो ये समझिएगा कि हम अंग्रेजों से तो आजाद हुए लेकिन अपने देश के छोटे छोटे राजाओं से आजाद नहीं हुए थे। छोटे छोटे राजा तो थे ही हमारे देश में, जो देसी रियासतें हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट्स वो हुआ करती थी। तो अंग्रेजों ने हमें तो स्वतंत्र कर दिया लेकिन हम अभी भी इन देसी रियासतों से स्वतंत्र नहीं हुए थे क्योंकि इनके यहां मोनार्किकल सिस्टम था। तो जब अंग्रेज ने हमें स्वतंत्र कर दिया तो उसके बाद इन देसी रियासतों को, जो 565 देसी रियासतें थीं, इनको एक विकल्प दिया। ठीक है, और इनको क्या विकल्प दिया? तो इनको जो विकल्प दिया वो विकल्प 3 विकल्प दिए। ये 565 देसी रियासतों को 3 विकल्प दिया। ठीक है, और 3 विकल्प क्या था? तो 3 विकल्प ये था कि आप जो है क्या कर सकते हैं। 3 विकल्प क्या था देसी रियासतों को? ये 565 क्या थे जी, ध्यान रखिएगा, क्या थे? तो देसी रियासत। ठीक है, और देसी रियासतों को 3 विकल्प मिला। विकल्प क्या? तो आप भारत में शामिल हो जाइए, ठीक है, या पाकिस्तान में चले जाइए, ठीक है, या फिर आप स्वतंत्र यानी कि आप किसी में शामिल मत होइए। ठीक है, देसी रियासतों को अंग्रेजी हुकूमत ने जब हमें आजाद किया तो 3 विकल्प दे दिए। अब देखिए, तो इसमें से क्या हुआ कि 565 में से जो 13 देसी रियासतें थी, 13 जो प्रिंसली स्टेट्स थी, वो पाकिस्तान में चली गई। 13 देसी रियासतें कहां चली गई? पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, तो हमारे हिस्से में कौन आई? तो हमारे हिस्से में भारत में लगभग 552 देसी रियासतें हमारे हिस्से में आई। ठीक है, तो 552 हमारे हिस्से में आई। इस 552 में जब भारत को इंटीग्रेट करने की बात हुई, भारत को एकीकृत करने की बात हुई, भारत को जोड़ने की बात हुई, तो भारत के लौह पुरुष, भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अखंड भारत का निर्माण करने का काम प्रारंभ किया। देश के वो गृह मंत्री थे और प्रधानमंत्री साहब ने इनको ये ड्यूटी दी कि आप ये करिए। तो हमारे जो आयरन मैन थे, लौह पुरुष थे, पटेल साहब, उन्होंने इन 552 में से 549 को तो आसानी से शामिल करा लिया। आसानी से मतलब ये भी बहुत आसानी से नहीं शामिल हो रहे थे, क्योंकि इनको क्या लग रहा था? इनको ये लग रहा था कि अब जब हम भारत संघ में शामिल हो जाएंगे तो हमारा जो स्पेशल स्टेटस है राजा वाला, वो स्टेटस तो रहेगा नहीं। तो ये शामिल होना नहीं चाहते थे। लेकिन हमारे जो आयरन मैन जो थे, हमारे जो लौह पुरुष थे, पटेल साहब, तो पटेल साहब ने कहा कि भाई देखो, हमने तो अंग्रेजों को यहां से भगा दिया, स्वतंत्र करा लिया, और भारत की जो जनता है वो जनता केवल अंग्रेजों से आजादी नहीं चाहती है, अंग्रेजों के आजादी के साथ साथ भारत में शासन कर रहे जो राजा हैं उनसे भी आजादी चाहती है। ठीक है, क्योंकि अब आप स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का युग आ रहा है, तो यहाँ पे कोई राजा नहीं हो सकता है, यहाँ पे एक रिपब्लिक स्टेट बनेगा, एक गणतांत्रिक राष्ट्र बनेगा। तो गणतांत्रिक राष्ट्र में राजा का कोई स्थान नहीं होगा।
तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम शामिल हो जाओगे तो ठीक है, और अगर तुम शामिल नहीं होगे तो फिर क्या करेंगे, अगर तुम शामिल नहीं होगे तो फिर तुम्हारे साथ पुलिस कार्रवाई करके यानी डंडा के बल पे मारपीट करके कर लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि पटेल साहब जब ये देसी रियासतों से बात करने जाते थे ना, तो एक हाथ में डंडा और एक हाथ में गाजल लेके जाते थे। बेटा बता दो क्या खाओगे, गाजल खाओगे या डंडा खाओगे? तो चुनाव उनका था, अगर गाजल खा लेते थे तो पेपर साइन हो जाता था, आसानी से शामिल हो गए, और नहीं तो फिर डंडा तो था ही विकल्प। और बहुत ही मजबूती के साथ 549 जो देसी रियासतें थी उनको भारत में उन्होंने शामिल करा दिया। अब आप देखिए कि 565 में से 13 पाकिस्तान चले गए और 552 बचे, तो 552 में से 549 भारत संघ में शामिल हो गए, लेकिन तीन ऐसे थे जो शामिल नहीं हो रहे थे। ठीक है, कौन कौन नहीं शामिल हो रहे थे? तो मैं आपको बताऊं कि एक तो था ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर शामिल नहीं हो रहा था। दूसरा जो था वो था हैदराबाद, ये भी शामिल नहीं हो रहा था। और तीसरा जो था वो था जूनागढ़। यानी ये तीन जो प्लेसेस थे ये लोग भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थे। तो इनके लिए इनमें से ये वाला जो मसला है ना जम्मू कश्मीर वाला, ये क्या हुआ ना कि ये नेहरू जी जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि ये मैं देख लूंगा, आप इन दोनों को देख लीजिए। ठीक है, तो नेहरू जी ने इस मुद्दा को अपने हाथों में ले लिया और इसमें पटेल साहब की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम कर दी गई जम्मू कश्मीर वाले मुद्दा में। तो और ये जो पटेल साहब के हाथ में था, तो पटेल साहब ने एक यहाँ का जो नवाब था हैदराबाद का, उसको कहा था कि हम पाकिस्तान पाकिस्तान जाने के लिए बेदम भइल था कि हम पाकिस्तान जाएंगे। देखिए पाकिस्तान में लोगों की क्या स्थिति है, और ये पाकिस्तान जाने की मांग कर रहा था। आप बताइए बंधुओं, क्या भारत से बेहतर कोई देश है क्या भाई? यहाँ भारत में रहते इतना सब चीज यहाँ पे अवेलेबल है, सारे राइट्स हैं नहीं, और सब तरह की चीजें और सबको सभी प्रकार की सुविधाएं मिली हुई हैं। ठीक है, और ये उस टाइम पे क्या कर रहा था कि हम जाएंगे पाकिस्तान। तो यहां पर पटेल साहब ने कहा कि रोको, तुम्हारा उपाय करते हैं। उपाय क्या किया? ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो में मिलिट्री गई, मिलिट्री जाके बेधुन दिया, बढ़िया से धर के खूब पीटा और फिर बढ़िया से करके उसको इंडिया में शामिल करा लिया। तो पुलिस कार्यवाही के माध्यम से, कभी कभी एग्जाम में भी सवाल बन जाता है आपसे कि हैदराबाद को कैसे शामिल कराया गया था, तो याद रखिएगा हैदराबाद को कैसे शामिल करा लिया गया जी? तो पुलिस कार्यवाही के माध्यम से। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि कौन सा ऑपरेशन चला था, तो ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो चला करके हैदराबाद को पटेल साहब ने भारत में शामिल करा लिया। ठीक है, उसके बाद जूनागढ़ में भी था, ये भी कह रहा था कि हम पाकिस्तान जाएंगे। तो यहाँ की जो जनता थी वो जनता कह रही थी कि हम भारत में रहेंगे। ठीक है, और नवाब कह रहा था कि हम पाकिस्तान जाएंगे। तब वहां पे क्या हुआ कि रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम बोले तो जनमत संग्रह, यहां पर कराया गया जूनागढ़ में जनमत संग्रह। क्या हुआ मित्रों? तो जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब रेफरेंडम, इंग्लिश में इसको रेफरेंडम बोलते हैं। जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ की जनता ने कहा कि हम भारत में ही रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को मिला लिया गया और पुलिस कार्यवाही के माध्यम से हैदराबाद को मिला लिया गया। अब आपके सामने मुद्दा दिख रहा होगा कि नेहरू जी ने जिसको अपने कंट्रोल में लिया, इसका क्या हुआ? ये जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ? पटेल साहब ने तो अपना काम कर दिया। तो ये 565 में से आप जो है 564 की स्थिति तो आपको क्लियर हो गई। 13 चल गया पाकिस्तान में, 552 भारत में आया, तो 549 आसानी से शामिल हो गया। लेकिन 3 नौटंकी कर रहा था, तो जो नौटंकी कर रहा था उसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ था। तो हैदराबाद और जूनागढ़ को तो शामिल कर लिया, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही से और जूनागढ़ को जो है सो जनमत संग्रह से शामिल कर लिया। अब बच गया कश्मीर। तो चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा तो यही है कश्मीर के साथ क्या हुआ। तो अब कश्मीर के जो राजा थे, कश्मीर की जो जनता थी ना, वो बहुसंख्यक जनता वहां की कौन थी? मुस्लिम थी। ठीक है, जनता जो थी बहुसंख्यक वो मुस्लिम थी। और वहां के जो राजा थे महाराजा, वो महाराजा हिंदू थे, महाराजा हरि सिंह। ठीक है, तो महाराजा हरि सिंह जी थे और महाराजा हरि सिंह ने एक तीसरे विकल्प को चुना, जो वो विकल्प अंग्रेजों ने दिया था कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या फिर आप स्वतंत्र रहिए। तो ये जो थे हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, इनका नाम मैंने यहाँ पे आपको लिखा है हरि सिंह जी। तो हरि सिंह जो थे
इन्होंने कहा कि हम ना भारत में शामिल होंगे ना हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो इनको छोड़ दिया गया, ठीक है आप रहिए स्वतंत्र। लेकिन दिक्कत क्या हुई, इनको समझ में नहीं आया, रॉन्ग नंबर डायल हो गया इनसे, क्योंकि भारत तो एक दूसरे की रक्षा और सम्मान करने की हमारी संस्कृति शुरू से रही है। हम किसी का राज्य, किसी का क्षेत्र तो हड़पते नहीं है। तो हमने उनको छोड़ दिया कि ठीक है आप रहिए आराम से। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि पाकिस्तान ने ही कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान जो है उसी ने क्या किया, हमला कर दिया। अब जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो वैसी स्थिति में क्या हुआ कि ये भाग करके कहां आए, भारत। ठीक है, मतलब कि भारत की सरकार के पास उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। उनके बाद श्री राजगोपालाचारी जी बने थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन से उन्होंने कहा कि भाई हमारा सहायता करिए, हमें सपोर्ट करिए, अन्यथा हमारा तो नाश हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि फिर जो नेहरू जी थे, वो नेहरू जी से कहा गया कि भाई आप इनको सपोर्ट करिए। तो नेहरू जी ने कहा कि ठीक है हम सपोर्ट करेंगे। और फिर वैसी स्थिति में उनसे कहा गया कि भाई हम आपको सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन फिर आप हमसे ये कहिए कि आप हमारे साथ शामिल होइएगा। तो जब उन्होंने देखा महाराजा हरि सिंह ने कि पाकिस्तान जो है वो हम पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, और हम खुद को खुद से रक्षा नहीं कर सकते हैं बिना भारत के सहयोग के, तो फिर भारत के साथ उन्होंने एक विलय पत्र पर साइन किया। ठीक है, और वो विलय पत्र साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जी ने साइन कर दिया। ठीक है, और इसके तहत क्या हुआ कि वो जो कश्मीर था वो भारत के साथ शामिल हो गया। ठीक है, भारत में आ गया, हालांकि पूर्णता नहीं। अब आगे इनके लिए तो एक अलग संविधान भी बना था, आर्टिकल 370, ठीक है, और 35A का कानून भी था इनके लिए, क्योंकि ये भारत में रहेंगे, भारत संघ में रहेंगे, लेकिन अपना इंटरनल डिसीजन जो भी होगा वो जम्मू कश्मीर की सरकार ही लेगी, उनके अंदर के ही डिसीजंस होंगे, लेकिन उनके बाहर के डिसीजन भारत की सरकार ले सकती है। ठीक है, ये बातें हुई थी, उस समय की बात थी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको मैं क्लियर कर देता हूं आगे चल के। अभी बस इतना समझिए कि 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ कि विलय पत्र को उन्होंने साइन कर दिया कि हम भारत में शामिल होंगे। अब क्या हुआ कि तब भारत की जो सेना थी वो गई खाली कराने के लिए, और भारत की सेना और पाकिस्तानी की जो सेना थी उसके साथ युद्ध चल रहा था। और वैसी स्थिति में क्या हुआ कि दोनों ही ओर से क्षति हो रही थी। तो नेहरू जी ने क्या किया कि ये 1949 में, क्योंकि वो क्षेत्र तो ऑक्युपाइड हो नहीं पा रहा था, मतलब उसको कंप्लीट हम खाली नहीं करा पा रहे थे, तो 1949 में 1949 में ये जो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, इस मुद्दा को लेकर के चले गए यूएनओ में। कहा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। वही संयुक्त राष्ट्र संघ जो आप अब देख रहे हैं ना कि जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है तो उसके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, वो सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं और कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। उन्हीं के पास जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेकर के चले गए, और वहां पर उसने कह दिया कि भाई तत्काल आप युद्ध विराम करिए और सीज फायर करिए। ठीक है, मतलब एक सीमा रेखा खींच दीजिए, जो जहां है वहीं रुक जाएगा, और उस क्षेत्र पर कोई खास डिसीजन नहीं हुआ। ठीक है, यूएन ने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया और उस मामले को सुलझाया नहीं गया। अब दिक्कत क्या हुई, तो जिस एरिया तक पाकिस्तानी सेना आ गई थी वो एरिया हमारा कश्मीर का एरिया है, और उसको उन्होंने क्या किया, ऑक्युपाइड कर लिया, और वो आज भी उनके पास ऑक्युपाइड है। अब मैं कहूं कि लगभग जो पूरा जम्मू कश्मीर जिसमें कि वो पीओके भी शामिल है, उसका टोटल जो एरिया बनता है सामान्य तौर पे वो 2,22,236 वर्ग किलोमीटर बनता है। ठीक है, और इसका लगभग आप ये मान के चलिए कि 50% के अप्रॉक्स, या इससे थोड़ा कम हो सकता है, जो एरिया आज पाकिस्तान हम जो है सो ऑक्युपाइड करके रखे हुए। ठीक है, तो जो मैंने कि स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो इलाका बनता है, ये जो नीचे का जो इलाका है और ये ऊपर का जो इलाका बनता है, ये तो हमारे पास है। ठीक है, लेकिन इस साइड का जो इलाका है, ये इलाका, ये क्या है, ये पीओके है जो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, ये हमारा इलाका है। ठीक है, कश्मीर वाला, तो कहीं ना कहीं आधा कश्मीर हमारे पास है और बाकी कश्मीर उनके पास है। ठीक है, तो वो जो है वो पीओके है। ठीक है, उसी लिए उसको क्या बोलते हैं, पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो यूएनओ ने क्या किया, मुद्दा वहीं पे स्टॉप कर दिया। तो जिसकी सेना जहां तक थी उसका वहां तक हो गया, तो उसकी सेना तो कश्मीर में घुसी थी, तो जहां तक घुसी थी वो उसके कंट्रोल में है, और वही क्या है, पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। अब देखिए, तो ये उसी टाइम हुआ, 1949 में ही हुआ, और आज तक हमारे देश की किसी सरकार ने उसको खाली नहीं कराया।
जबकि वो हमारा ही जमीन है, हमें किसी और का जमीन नहीं लेना है, वो हमारा ही जमीन है और वो जमीन हम आज तक खाली नहीं करा पाए हैं। तो वही अब बात चल रही है कि आज जब 2014 से हम देख रहे हैं कि भारत के डेमोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। और महत्वपूर्ण परिवर्तन आप देखिए कि 1985 में जब इंदिरा जी 1984 के सिख दंगा के बाद जब उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो राजीव गांधी जी की जो सरकार बनी थी वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन उसके बाद 1989 के जो चुनाव हो रहे हैं, वो वहां से लेकर के 2009 तक का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं आ रही थी। 2014 में चुनाव हुआ और 2014 में सरकार को आया फुल मेजोरिटी, ठीक है, कंप्लीट बहुमत आया। फिर 19 के चुनाव में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को खूब मेजोरिटी आई। तो एक मजबूत सरकार जब देश में बन करके आई है और जनता ने उसको व्यापक जन समर्थन दिया है, तो इस मजबूत सरकार से हमारी एक कामना है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, अब कब तक हम इंतजार करें अपने ही जमीन के लिए? अपना ही जमीन कब तक उनके पास रहेगा? अब तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको जनता ने इतनी शक्ति दी है, तो हमारा आपसे विनय है, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अब पीओके की तरफ काम करिए और उसको कंट्रोल करिए। और कहीं ना कहीं मैं ये जो मुद्दा लेकर के इसलिए आया हूं कि 2019 से हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं तैयारी उस तरफ चल रही है। पार्लियामेंट का स्पीच हो गृह मंत्री अमित शाह का, जहां पे वो ये कहते हुए पाए गए कि हम पीओके के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना जान तक दे सकते हैं। 2019 में विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा कि पीओके हमारा है, ठीक है। मोदी जी जब लद्दाख में गए हुए थे तो लद्दाख में जाकर भी कहा कि हमारे दिल में कसक है और उस कसक को जल्द ही पूरा कर लेंगे। कसक की बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2019 में करी थी और आज हम 2022 में आ गए। कसक तो हमारे भी मन में है ना, हमारे भी दिल में है। आप बताइए मित्रों, आप भारत के नागरिक होने के नाते क्या आपको नहीं लगता है कि पीओके को ले लेना चाहिए? क्योंकि पीओके जो है वहां पे पाकिस्तान तो ऑलरेडी हमारा दुश्मन है ही। एक चीज मैं आपको बता दूं कि उस पीओके में पाकिस्तान ने 5180 वर्ग किलोमीटर का जमीन चाइना को दे रखा है। और चाइना क्या हमारा मित्र है? नहीं है। वहां पे वो अपना सारा काम कर रहा है। उनका जो सीपीईसी चल रहा है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके वजह से भी हमें प्रॉब्लम है और उसके माध्यम से भी ये लोग कहीं ना कहीं हमें घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो जहां से हमें घेरा जा रहा है, जहां से हमारी इंटीग्रिटी को थ्रेट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, मित्रों बताइए क्या उसको कवर नहीं करना चाहिए? क्या उसको ले लेना नहीं चाहिए? और प्राइम मिनिस्टर साहब को इतनी मेजोरिटी मिली हुई है, इतना मेजोरिटी, और आज भी जनता उनमें विश्वास दिखा रही है। और आज भी आप देख रहे हैं कि जो स्टेट्स के इलेक्शंस हो रहे हैं, कल ही एक परिणाम आया स्टेट इलेक्शन का जिसमें 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ और 5 स्टेट में से 4 इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पार्टी है वो जीती है। और कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा चेहरा है उसको उस जीत के पीछे। तो प्राइम मिनिस्टर के प्रति आम जनता का जो विश्वास है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को जो इतनी मेजोरिटी मिल रही है, इस मेजोरिटी के पावर को प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखाना चाहिए। हाँ, 2019 में प्राइम मिनिस्टर ने कसक वाली बात करी थी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 19 में ये बात हुई थी और 20 के बाद कोविड आ गया और कोविड में हम बहुत ज्यादा और पूरा वर्ल्ड ही इन्वॉल्व हो गया। तो अब कोविड धीरे धीरे जा रहा है। तो अब हमें चाहिए कि हम पीओके की तरफ आगे बढ़े और पीओके को कंट्रोल में लाएं। अब है कि भाई पीओके को कैसे कंट्रोल में ले सकते हैं, क्या माध्यम हो सकता है? आपको पता है कि हमने 1965 में पाकिस्तान से लड़ा, 1971 में लड़ा और 1999 में भी लड़ा। 1965, 1971, 1999 में हमने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। लेकिन और ये तीनों युद्ध में हम जीते भी, लेकिन बावजूद पीओके को हम अपने पास नहीं ले आ पाए। ये हमारी एक बड़ी कहीं ना कहीं असफलता रही या एक बड़ी कूटनीतिक असफलता रही, जिसे अब हमें ठीक करने को सकता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी वर्तमान की जो सरकार है वो जरूर इसको ध्यान में रखेगी और जल्दी से जल्दी इस पे कोई ना कोई एक्शन लेगी। क्योंकि अगर रसिया यूक्रेन के साथ कुछ कर सकता है, अगर ताइवान के साथ चाइना कुछ कर सकता है, तो भारत को तो अपना ही जमीन लेना है ना। हम तो दूसरे का जमीन ले नहीं रहे हैं, हमारा ही जमीन किसी ने पहले हमसे ले लिया। तो आज हम जब उस स्थिति में हैं तो हमें वो जमीन लेना चाहिए। आप बताइए मित्रों कि पीओके हमारे साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुहिम चलाइए इस चीज के लिए और इसके लिए ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए और प्राइम मिनिस्टर तक इंफॉर्मेशन भेजिए कि पीओके पर कब्जा कीजिए। अब हमारी बारी है,
ठीक है, पूरे वर्ल्ड ने देखा कि रसिया ने क्या किया, अब भारत की बारी होनी चाहिए कि भारत क्या करे, तो भारत जो है वो पीओके को कंट्रोल में ले और पीओके को अपने साथ लाए। मैं आपको बताऊं मित्रों कि जो अभी तो जम्मू कश्मीर से 370 प्राइम मिनिस्टर साहब ने हटा दिया है, तो अब उसको अपने साथ लाने का क्या तरीका हो सकता है, क्या डिप्लोमेटिक काम कर सकते हैं या युद्ध के लिए हम तैयार हो सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। तो ये तो ठीक है कि देखिए जो पीओके का जो इलाका है वहां पे अंग्रेज उन्होंने क्या किया है, अपनी मिलिट्री खड़ी कर दी है। तो सीधी सी बात है कि हम अगर मिलिट्री के माध्यम से लेंगे तो हमें युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध हम करेंगे, ठीक है। लेकिन हम 3 युद्ध तो कर चुके हैं और युद्ध में हम पीओके को कंट्रोल नहीं कर पाए या पीओके को हम नहीं ले अपने साथ शामिल करा पाए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक तो हमारा बहुत ही बेहतरीन जो एक इनिशिएटिव रहा कि हमने पहले जम्मू कश्मीर से क्या किया, आर्टिकल 370 को हमने खत्म कर दिया। ये 370 बहुत बड़ा मतलब मामला का जड़ था, बहुत बड़ी बीमारी थी ये, और धन्यवाद प्राइम मिनिस्टर को और हमारे होम मिनिस्टर को कि उन्होंने 370 को खत्म कराया। और मैं ये कोई भी किया होता, कोई भी प्राइम मिनिस्टर किया होता, कोई भी गृह मंत्री किया होता तो वो धन्यवाद का पात्र होता। सौभाग्य से इस धन्यवाद के पात्र हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो कहने का मतलब है कि जो 370 खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था वही हमसे उसको दूर कर रहा था कहीं ना कहीं। वहां के जनता और हमारी जनता के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था 370। हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, हम कल्चरल कम्युनिकेशंस नहीं कर पाते थे। और जब तक आप कहीं किसी से जुड़ने के लिए कल्चरल कम्युनिकेशन नहीं करिएगा ना, आपको दिक्कत होगा। और जब हम ये 370 खत्म कर दिए हैं और वहां से क्या हुआ, उसके बाद से वहां पे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, वहां पे कोई कम्युनल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, दंगा नहीं हो रहा है, शांतिपूर्ण माहौल है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, अब वहां के लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, वो बड़े संख्या में बीएसएफ में भर्ती हो रहे हैं, बड़ी संख्या में आर्मी में जा रहे हैं और उनके लिए बड़े स्तर पे अवसर सृजित हो रहे हैं। तो एक ये बहुत ही अच्छा प्रयास है किसको, पीओके को अपने तरफ लेने के लिए। इसलिए मैंने कहा है कि अब पीओके की बारी है, मोदी की तैयारी है और पीओके की बारी है। तो युद्ध करके नहीं, हम कैसे क्या कर रहे हैं भाई, तो जम्मू कश्मीर की जनता को बेहतर जीवन दे रहे हैं। तो जब जम्मू कश्मीर की जनता बेहतर जीवन में रहेगी तो बगल की जो पीओके की जनता उसको दिखेगा कि भाई जम्मू कश्मीर में भारत की सरकार क्या कर रही है। इसलिए हमने उसको यूटीपी बना लिया है, यूनियन टेरिटरी, कि भारत सरकार अब उसको कंट्रोल करेगी। तो कहीं ना कहीं अब पीओके की जो जनता है वो हमारे तरफ आकर्षित होगी, जो कि पहले से भी आकर्षित है लेकिन अब ज्यादा आकर्षित होगी। और जब जनता के मन में हम ये भाव भर देंगे कि आपका कल्याण पूर्णतः हमारे साथ है, तो पीओके को अपने साथ मिलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे वो हमारे यहां अलगाववादी पालते थे, वैसे हम उनके यहां क्यों नहीं पाल सकते, क्यों नहीं कर सकते। अगर आप देख रहे होंगे ना, रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है, तो रसिया पे यह आरोप लग रहा है कि लुहांस्क और डोनेट्स्क का जो क्षेत्र है, जो डोनबास रीजन के रूप में जाना जाता है, वहां पे रसिया ने लोगों को अपने तरफ कर लिया है। तो हम भी वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम वहां की जो पीओके की जो जनता है, जनता को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं और उनको वो सारा अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं कि भारत के साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो वहां जनता विद्रोह करेगी और उसके विद्रोह के बाद उस बहाने हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक डिप्लोमेटिक रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, कूटनीतिक रास्ता। पीओके को शामिल कराने का डिप्लोमेटिक रास्ता क्या है, तो डिप्लोमेटिक रास्ता यह है कि पहले हम एफएटीएफ जो है, एफएटीएफ जानते होंगे मित्रों ये क्या है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका कार्यालय जो पेरिस में है और ये 1989 में स्टैब्लिश हुआ था। तो एफएटीएफ जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये क्या है, ये व्यापार करने के लिए और पैसे उपलब्ध कराने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं लोगों को देती है। तो इसमें हम ये क्या कर सकते हैं कि इसको हम एफएटीएफ में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को क्या कर सकते हैं भाई, ब्लैकलिस्ट में हम लोग जो है सो क्या कर सकते हैं, शामिल करवा सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, एफएटीएफ को डिप्लोमेटिक तरीके से एफएटीएफ के ब्लैकलिस्ट में पाकिस्तान को डलवा देंगे। अगर हम पाकिस्तान को एफएटीएफ के ब्लैकलिस्ट में डलवा देते हैं तो हमें क्या फायदा होगा, हमें यह फायदा होगा मित्रों कि जो भी देश ब्लैकलिस्ट में चला जाता है एफएटीएफ का, उसको आतंकी समर्थित देश कहा जाता है। और जो आतंकी समर्थित देश हो जाएगा
वो देश जो है वो उस देश को बाहर का समर्थन नहीं मिलेगा। तो उसके बाद जब जो है हम लोग ऐसा करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि जो पाकिस्तान है इसको बाहरी समर्थन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, पाकिस्तान को बाहरी समर्थन जो है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान को जब बाहरी समर्थन नहीं मिल पाएगा तो वैसी स्थिति में पीओके को कब्जा करना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज जो है सो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का जो है सो ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो चीज जो है सो वो करना है। ठीक है, कि यहां पर एफएटीएफ जो है वो क्या है जी, तो पाकिस्तान को अगर हम यहां पे ब्लैकलिस्ट में शामिल कर ले, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में शामिल करवा दें तो क्या होगा? ब्लैकलिस्ट में शामिल करा देंगे तो विश्व के किसी देश का समर्थन इसको नहीं मिल पाएगा और वैसी स्थिति में हम पीओके को अपने साथ जोड़ सकते हैं, रख सकते हैं। एक और रास्ता हो सकता है डायलॉग्स के माध्यम से बातचीत करके शामिल करा लेने का, लेकिन यह भी सत्य है कि बातचीत कर लेने से पाकिस्तान उसको हमारे साथ शामिल नहीं होने देगा, यह सत्य है। तो या तो हमें डिप्लोमेटिक तरीके से उसको मात देनी होगी या डिप्लोमेटिक तरीके के साथ साथ हमें क्या करना होगा जो है सो उसके साथ मिलिट्री एक्शन भी करना पड़ सकता है। लेकिन छद्म मिलिट्री एक्शन, जैसे हमने एयर स्ट्राइक करा था, ठीक है, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक करा था, उस तरह के स्ट्राइक का भी हम विकल्प लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा जो है वो प्रयास ये होना चाहिए कि हम पीओके को भारत में शामिल करा ले। और मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप सभी इस बात के लिए अपील करें और मैं मानता हूं कि सारा भारतीय ये मानता है कि पीओके जो है वो भारत में शामिल होना चाहिए। मैं आपको ये बताता हूं कि जब अब तो वो यूटी बन चुका है, जब तक यूटी नहीं बना था 2019 से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में 111 सीट है। देखिए कितना दुखद बात है, कितना कचोटने वाला बात है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उस टाइम पे 111 सीट हुआ करता था, जिसमें से चुनाव केवल और केवल 87 सीटों पे होता था मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि ये सीट जो खाली रखी जाती है वो खाली सीट पीओके वाली कश्मीर की सीट है कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो सरकार उस पीओके को अपने साथ शामिल करेगी, फिर हम 111 विधानसभा सीट पर वहां पे सरकार चुनाव कराएंगे। लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जम्मू कश्मीर को कब्जा नहीं कर पाए। एक और बात मैं आपको बताता हूं, आपको पता है कि जो हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउस है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। आपको पता है लोकसभा में मैक्सिमम जो नंबर है वो कितना है जी? 552। इन 552 में से आप ये देखते हैं कि 545 सदस्य ही पार्लियामेंट में होते हैं। ठीक है, दो लोग तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट किया जाता था, ठीक है, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। वो कभी पॉलिटी का सेक्शन लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अब आंग्ल भारतीय समुदाय से लोग जो है सो संसद में मनोनीत नहीं होंगे। 2020 में भारत सरकार ने उसको खत्म कर दिया है 105वां संविधान संशोधन से। ठीक है, तो यहां क्या है कि जो 545 लोग रहते हैं वर्तमान में, इसमें से जो 550 वाली जो बात है, जो 5 सीट है, वो 5 सीट किसके लिए रिजर्व्ड है जी? वो 5 सीट पीओके के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, कि ये 5 लोग जो है वो पीओके से आएंगे, लेकिन आज तक वो 5 लोग पीओके से लोकसभा में आए ही नहीं। क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि किसी ने पीओके को अपने साथ मिलाया ही नहीं। और संविधान सभा ने ये इसीलिए किया था ताकि भारत का जो जो प्रधानमंत्री लोकसभा में आएगा और जब जब संसद को देखेगा और 5 सीटों को खाली देखेगा तो उसके मन में कसक होगा, उसके मन में दुख होगा, और वो जब अपने आप को मजबूत महसूस करेगा तब वो क्या करेगा? तब वो पीओके पर कब्जा कर लेगा। कब्जा वो हमारा ही जगह है, हमें किसी और का जगह नहीं लेना है, हमारा अपना जगह है, हमें उसे अपने साथ मिलाना है। मित्रों, इसी के साथ में ये आज के सेशन को समाप्त करता हूं और मैं आप सभी से अपील करूंगा कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, सही लगा तो, और आप मानते हैं कि पीओके को भारत में शामिल कराना चाहिए, तो आप इसे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और भी जो करंट के जो मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को मैं आपके सामने लाऊंगा देश दुनिया का, जो कि महत्वपूर्ण होगा, जिसपे आपकी जानकारी को और ब्रॉड किया जाएगा और उसे बेहतर बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।